जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पेरेंट्स। तो कैसे हैं आप? सब बच्चों वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? सब बच्चे सुन रहे हैं मुझे? जी सर। जी जी सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? तो किन बच्चों ने हमने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ मेजर इवेंट्स को डिस्कस किया था कल। तो उसमें हमने ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल पावर कैसे बनी, ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिकल पावर कैसे बनी। तो कौन से बच्चे हैं जिनको अभी तक जो है ये क्लियर नहीं हुआ, और जिन बच्चों को क्लियर है क्या उनसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है अभी? यस सर, कर लें क्वेश्चन। जी ज़ाहरा। ब्लैक होल। ज़ाहरा। टाइम जी लिमिट जी का सर। क्वेश्चन होता है, टाइमली जवाब दिया करें। सर वो अजान हो रही है तो मुझे नहीं समझ आ रही है, एक मिनट। चलें वेट कर लें। आपको पता होता है कि हमारे लेक्चर का टाइम काफ़ी शॉर्ट होता है, और इसमें जो है वो टाइम लिमिट लगी होती है, वो खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। इसलिए जो है वो टाइमली जवाब दिया करें, और टाइमली हम लेक्चर नंबर 7 जो है उसको स्टार्ट करें। ये सब बच्चे जो ऐड हो चुके हैं साथ, इन सबको जो है वो लेक्चर आता है। तहमीना, जी सर। आपको लेक्चर आता है भाई, कल वाला? जी सर। मुझे ब्लैक होल के बारे में बता दें। तहसीन। शानजा। किसी बच्चे को नहीं आता भाई इसके बारे में, कोई क्या है क्या नहीं? सर शायद वो था, शायद नहीं, वो जो आपने बताया था कि किसी रूम में उन्होंने 140 बंदों को कैद किया, तो उसमें से जब उन्होंने निकाला था तो 23 ही जिंदा बचे थे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप लोग जो है बताने में इतना शर्मा क्यों रहे हैं? खैरियत है सब बच्चों को? माहीन, वेरी गुड आंसर। कीप इट अप। अपने आप को जो है प्रिपेयर रखा करें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग वुड बी हैपन। जी ठीक। ठीक है। बाकी सब बच्चे क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहे भाई? इसका मतलब मैं फजूल पढ़ाता हूँ? जी जी सर, पूछें अब। हो गई अजान। अच्छा मुझे ये बताएं कि रॉबर्ट क्लाइव ने अटैक क्यों किया था? जब उसने नवाब सिराजुद्दौला को मरवाना था, उसने किस कंपनी पे अटैक किया था? सर सॉरी, समझ नहीं आई, आपकी आवाज कट गई आपकी। रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया अटैक कंपनी पे। रॉबर्ट क्लाइव ने अटैक किया था, किस कंपनी पे किया था? जब उसने ये जो सोचा था कि हमने अब नवाब को नवाब रहने नहीं देना, तब। सर तब रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मीर जाफर को साथ मिलाया था और 3,000 फौज के साथ सिराजुद्दौला पर भी हमला किया था और कत्ल कर दिया था उसको। एक सेकंड, एक सेकंड, आपके जो है कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है। वो तो पहली जंग हुई थी। वो तो भाई जब सिराजुद्दीन दौला ने उस पर हमला किया था तो उसके मुकाबले में वो आया था। मैंने ये पूछा है कि जब वो उसे उसने ये सोच लिया था कि अब इस बंदे को मैंने नवाब नहीं रहने देना, तब उसने जो है वो अटैक किया था। तब उसने जो है वो छेड़खानी की थी, हालांकि पीस टेरिटरी साइन हुई थी,
उसने उसको छेड़ने के लिए कि अब जो है ये भड़केगा और भड़केगा तो फिर हम पे जंग करेगा। उस जंग को शुरुआती दौर पर जो है हमला करने के लिए कौन सी कंपनी उसने चूज की थी, किस कंपनी पे रॉबर्ट क्लाइव ने अटैक करवाया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन सी पे? फ्रेंच ईस्ट ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी। कंपनी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जी सर। चंद्रानगर फैक्ट्री पे अटैक करवाया था। आप लोग जो है माइंड जो है खोल के बैठा करें। ज़ाहरा, जी जी सर। आपको जो है वो समझ नहीं आई तो आपने पूछा क्यों नहीं? सर मैंने एक एक वर्ड नोट किया हुआ है, मुझे नहीं लगता ये आपने शायद कल बताया कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया पर कंपनी पर हमला किया है। रिकॉर्डिंग जो है ना वो बताया अपलोडेड तो। है। रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, तो उसमें जाके बेशक सुन लीजिएगा। हो सकता है आपसे स्किप हो गया हो। ठीक है सर, वैसे मैंने नोट पॉइंट किए हुए हैं तो। जब उसने उसके साथ ये अलीपुर पीस ट्रेटी साइन हुई थी ना, तब जो है रॉबर्ट क्लाइव जी ने जी। सोच लिया था कि अब इस बंदे को मैंने नवाब रहने नहीं देना। तो उसने मीर जाफर को साथ मिलाया, और मिलाने के बाद उसने जो है इसको जो जी अब जी तो सर। सुकून से बैठा था ना, उसने इसको कुछ नहीं कहा। उसने रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की चंद्रानगर फैक्ट्री के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से नवाब सिराजुद्दौला जी को लगा ये अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। तो उसने इनके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जब जंग हुई तो वो जंग हुई थी भागीरथी नदी के किनारे प्लासी के मकाम पर, जिसकी वजह से इस जंग को बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। अब क्लियर हुआ? जी सर। फिर सर, कौन बच्चा है जो इस पे ये लगा रहा है एक कट? ये किस बच्चे का माइक ऑन है भाई? किसी बच्चे का माइक ऑन है? कौन कौन बच्चा हमारे साथ ऐड हुआ है? जी अलिशबा, आप न्यू आए हो आज। अलिशबा सुन रहे हैं मुझे? आपको ज़ाहरा क्लियर हुआ अभी? जी सर, हो गया है। जी सर, क्लियर हो गया है, लेकिन जब आपने पहले मुझे क्वेश्चन पूछा मैंने यही आपको बताया था कि मीर जाफर को साथ मिलाकर उसने यहाँ पे हमला किया था। 3,000 फौजी नहीं थे भाई, 3,000 फौजी पहली बार थे ठीक है। जब ब्लैक होल इंसिडेंस हुआ था। ये कौन बच्चा है भाई जो क्रॉस लगाए जा रहा है? कौन है भाई ये? सर वो गलती हो गई है। सर वो मैं कर रही थी, नहीं पता चला, गलती से वो बच्चे पास बैठे उन्होंने हाथ मार दिए। ठीक है। अच्छा, आज जो है हमने बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ना है। कल हमने जो थी बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी थी, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। आज हमने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ना है। तो बैटल ऑफ बक्सर को हम स्टार्ट करते हैं जी। सब बच्चे सुन रहे हैं मुझे? जी जी सर। सर। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास है जी बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर। सबसे पहले हमारे पास है कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने जितने भी मामला थे, अपने जितने भी उनके पास जो थे इधर उधर के मामला जितने भी थे ना, उनको उन्होंने सारे अपने स्पुर्द कर लिए, ठीक है। जो टैक्स वो खुद दे रहे थे वो वसूल करने लग गए। इट मीन दैट के बैटल ऑफ प्लासी उनके लिए एक रेवोल्यूशनरी बैटल साबित हुई। ठीक ठीक है। वो किस तरह हुई वो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर की वजह से उन्होंने जो है वो रास्ते से हटा दिया और मीर जाफर को नवाब बना दिया बंगाल का। यहां तक क्लियर हुआ? जी। अब आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास ये है कि मीर जाफर जो है वो नवाब तो बन गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के एक पपेट के तौर पर काम कर रहा था, एक कठपुतली की तरह काम कर रहा था, ठीक है।
मीर जाफर को कुछ टाइम के बाद, जब वो जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन जो जमा होती थी बंगाल में, जितना भी सारा टैक्स जमा होते थे, वो मीर जाफर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता था, क्योंकि नवाब उन्होंने बनाया था। कुछ टाइम के बाद उन्हें ये ख्याल आया कुछ टाइम के बाद उन्हें ये ख्याल आया कि अब जो है इनकी डिमांड तो ये बढ़ती जा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अगर ये डिमांड्स इतनी बढ़ेंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि खजाने में कख कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ये सोच रहा था मीर जाफर। तो मीर जाफर ने ये सोचा, तो उसने कहा अच्छा अब क्या करें। तो उसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे है, ठीक है, ये जो है ये बैटल ऑफ बक्सर के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा लिखा है। आपको इसका मजीद लुब्बे लबाब समझाने के लिए पूरा लेक्चर जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, गौर से पढ़ लेना और गौर से समझ लेना। मीर जाफर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को के साथ हाथ मिलाया और कहा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी तो अब मेरे पल्ले ही पड़ गई है, जान ही नहीं छोड़ रही, सारा कुछ खा रही है, अब मैं क्या करूं। अगर आप लोग जो हैं, आप लोगों को मैं अपने बंगाल में बुलाऊं, बंगाल में आप लोगों को ट्रेड भी करने दूं और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी दफा कर दूं, क्या ख्याल है आप लोगों का। उन्होंने कहा ठीक है, हम आएंगे, हम आके ईस्ट इंडिया कंपनी को लात मार के बाहर निकाल देंगे, मसला ही कोई नहीं है। सर उस कंपनी का नाम क्या था? मीर डच जाफर ने डच 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 ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जी DACH, डच डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ठीक है, जी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को मीर जाफर ने कहा कि आप मेरा साथ दें हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकाल दिया जाए। बाहर निकाल दें और हमारी जो है जान छुड़वा दें, ताकि हमारी रेवेन्यू जो है हमें मिलती रहे। ज़हरा, जी सर। क्लियर है। जी जी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा यहां पर मुझे एक रॉयल कंपनी बनने का मौका मिल रहा है, मैं इस मौके को कैसे छोड़ सकती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम आते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रूप्स जो है वो चिनसुरा के मुकाम पर भेजे, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बैंड बजा सके, ठीक है। और इसी चिनसुरा के मुकाम पर बैटल ऑफ चिनसुरा हुई थी। क्या हुई थी? बैटल ऑफ चिनसुरा, ठीक है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, किस मुकाम पे सर? बैटल ऑफ चिनसुरा हुई थी, चिनसुरा के मुकाम पर। नहीं सर, कंपनी में ट्रूप्स इन्होंने कहाँ भेजे थे? चिनसुरा भेजे थे इन्होंने, चिनसुरा लड़ाई करने के लिए भेजे थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने के लिए गए थे। वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पहले से ही ताक में बैठी थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आधे घंटे में इनका सफाया करके इनको दफा कर दिया, बंगाल से दफा हो जाओ यहाँ से, यहाँ नजर ना आना दोबारा। तो मीर जाफर को ये था कि दोनों कंपनीज को आपस में लड़ा दूंगा और मैं साथ बैठ के चिप्स खाऊंगा और साथ देखूंगा इनकी जो जंग होती है, इनको लड़वा के इनकी जंग देखूंगा। लेकिन हुआ कुछ और। खुद क्या हुआ है? नवाब का नवाब रहना चाहता था, कहता कुर्सी भी मेरी और इस पे जो हाँ, दस्तबरदारी वो भी मेरी। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, है ना। हाँ जी। हाँ, समझदार हो। ये समझदारी जो है पढ़ने में भी लगाया करो। अच्छा, तो अब फिर बैटल ऑफ चिनसुरा में ये सब कुछ हुआ, तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पता लग गया कि भाई ये काम तो सारा किया था मीर जाफर का है। तो मीर जाफर को उन्होंने आंखें दिखाई, भाई नवाब तुम्हें हमने बनाया, टैक्स तुमसे लेकर हम रखते हैं और तुम हमें ही आगे दिखाओगे, ये बात तो काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने फिर मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? सर मीर इसी- जाफर के दामाद को भी
सर मीर जाफर के दामाद को भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब बनाया था। नवाब बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर के दामाद को, मीर कासिम जो था, उसे नवाब बना दिया। ठीक है। और कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मीर कासिम को भी यही लगने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो जान ही नहीं छोड़ रही, कहीं ऐसा ना हो कि सारा टैक्स कलेक्शन जो है वो खाक में हो जाए और मैं भी कटोरा लेके सिग्नल पे भीख मांगना शुरू कर दूं, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो। अच्छा, उसने फिर ऐसा सोचा और इस तरह सोचने के बाद उसने फिर फैसला किया कि मैं कुछ फैसले करूंगा। अब मैं एक नवाब हूं, मेरे पास और भी जिम्मेदारियां हैं, तो सिर्फ और सिर्फ यही तो नहीं कि मैं इनके जो है वो चक्कर काटता फिरूं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बेशक किंग मेकर है, चक्कर में क्यों काटूं इनके भाई? क्या ख्याल है? हाँ जी जी तहसीन। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। करें 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 करें, इन्हें क्वेश्चन करें। ये देखें, जब मीर जाफर ने अटैक करवाया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। तो उन्होंने कैसे उसी के दामाद को बना दिया फिर? क्या, कैसे दिमाग बना दिया? नहीं नहीं, मीर जाफर के दामाद को, मीर कासिम को, कैसे उन्होंने नवाब बना दिया जबकि उसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे अटैक करवाया था ना? हाँ हाँ। नहीं, उन्होंने कैसे बना दिया उसको नवाब? मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही आपको आपकी, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा? आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही मुझे। वो ये कहना चाह रही है कि मीर जाफर के होते हुए मतलब उसकी तो डेथ भी नहीं हुई, तो फिर उसके दामाद को कैसे मतलब कैसे नवाब बना बनाया? दिया? नहीं नहीं, ये नहीं कह रही। हाँ हाँ हाँ। सर उसका नहीं, कह रही क्वेश्चन ये है कि मीर अटैक जाफर करवाया था, तो वो कैसे अपने जो ओपोजिट टीम है कैसे उसको बना सकते हैं दोबारा से? ऑपोजिट टीम तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। नहीं सर, आप उसकी बात नहीं समझ रहे हैं, उसने उसी के दामाद को बनाया ना। उसने जो है वो उसी के ये बात को बना दिया ना नवाब। हाँ, हालांकि उसी ने उसको धोखा दिया, उसने उसी के दामाद को क्यों बनाया है, वो ये पूछ रही है। अच्छा, तो उसी के दामाद को, अब जो है मेरी बात सुने, दामाद का अपना घर और ससुर का अपना घर। ठीक है। दामाद जो है, दामाद को इस शर्त पे बनाया गया था नवाब कि हाँ भाई नवाब बनोगे, उसने कहा हाँ भाई बनेंगे। शर्तें मानोगे हमारी? हाँ भाई मानेंगे। रेवेन्यू दोगे हमें? हाँ भाई देंगे। तो इतना सब कुछ करवाने के बाद वो नवाब जो था वो एक कठपुतली था, एक फॉर्मेलिटी का नवाब। जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट होता है, सदर होता है, सदर का कोई ओहदा नहीं है, सिर्फ एक सीट है और कख भी नहीं है उसमें, सारे काम तो वजीर आजम करता है। सदर तो कोई भी बन जाए भाई। सर सदर को पे मिलती है वैसे? सदर को पे मिलती है, क्यों नहीं मिलती? वजीर आजम को भी पे मिलती है। सदर जो है, जैसे ठीक सदर होता है, उसके पास कोई काम नहीं है, वो एक कठपुतली है, हुआ ना हुआ एक बराबर, जिसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को, सारा काम तो वजीर आजम का है। समझ रहे हो बात को? इट मीन दैट कि यहां पर सदर जो है वो जी। मीर कासिम है और वजीर आजम कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। इज दैट राइट? यस सर। और वैसे भी जब आप ये कह रहे हो कि वो मुखालिफ पार्टी है, तो वो मुखालिफ पार्टी बेशक रहे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब जो है नवाब सिराजुद्दौला को मरवा सकती है, तो ये क्या चीज है? नथिंग। ठीक है। वो एक कहावत है ना, हाँ जी। सांप को सांप डसे तो जहर किसे चढ़े? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। तो उन्हें पता है कि अगर हम किसी को ऊपर आसमानों में ले जा सकते हैं ना, तो उनको जमीन पे भी ला सकते हैं। इना क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। चलो शुक्र है, हो तो गया। खैर, हम चल रहे थे जी ईस्ट इंडिया कंपनी के मीर कासिम के ऊपर बात कर रहे थे कि मीर कासिम ने कुछ फैसले किए। उसने ये फैसले किए कि अब जो है ये हमें कटोरा लेके ना थमा दे, कटोरा लेके हमारे जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन है उसको खत्म ना कर दे, क्योंकि इनकी तो डिमांड्स ही नहीं पूरी कर पा रहे हैं हम।
इनकी डिमांड्स रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो उसने सबसे पहले ये काम किया कि कैपिटल जो थी, बंगाल की कैपिटल जो थी वो मुर्शिदाबाद में थी, इसी तरह थी जो कि मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद लेकर आया था, इसी तरह है। उसने कैपिटल शिफ्ट की मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर उसने कैपिटल शिफ्ट की, ठीक है। ताकि इसका मेन मकसद ये था कैपिटल शिफ्टिंग का कि एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी से थोड़ी सी दूरी बनाई जाए और थोड़ा सा सोचने का मौका मिले। और जो इन दोनों कैपिटल में टाइम लिमिट थी वो थी अप्रोक्सीमेटली 350 किलोमीटर्स, इन दोनों के दरमियान जो फासला था, ताकि थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा अलग हो और सोचने का मौका मिले। ताकि पहला काम ये किया कैपिटल शिफ्टिंग की, एक हो गया काम। दूसरा काम इसने ये किया, सर दोबारा बताइएगा कि किस मुकाम पे की थी, कैपिटल मुर्शिदाबाद से कहाँ शिफ्ट की थी? मुंगेर, मुंगेर। मुंगेर में शिफ्ट किया, जिसकी दूरी जो थी इन दोनों दरमियान फासला 350 km था। 350 किलोमीटर। जी। सबसे पहले मुंगेर में शिफ्ट की, उसके बाद दूसरा काम उसने ये किया कि उसने बाहर से मिलिट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया। किसने बुलाया? मीर कासिम ने। याद रहे हम मीर कासिम की बात कर रहे हैं, मीर जाफर की नहीं। जी। मीर कासिम ने मिलिट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया और अपनी आर्मी की ट्रेनिंग करवाई और साथ ही गन फैक्ट्रीज भी शुरू कर ली। अपनी आर्मी की ट्रेनिंग करवाई और साथ ही गन फैक्ट्रीज भी शुरू कर ली। ठीक हो गया। मिलिट्री आर्मड को बुलवाया और अपनी आर्मी की ट्रेनिंग कराई और गन फैक्ट्री शुरू की। बिल्कुल ऐसे ही है माहिर। और कैपिटल। जी सर, सुन रही हूँ। और तीसरा काम उन्होंने ये किया मीर कासिम ने कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो पहले से टैक्स फ्री है, वो तो टैक्स ही नहीं दे रही। लेकिन जो वहां के लोकल ट्रेडर्स है, जो इंडिया में रहने वाले पहले से ताजर थे, जो लोकल थे वहां के, वो तो 40% टैक्स दे रहे थे। तो भाई वो क्यों दें? ठीक है, जो बंगाल में रहने वाले वहां के मकामी ताजर थे वो तो टैक्स दे रहे थे ना। तो मीर कासिम ने क्या किया, उनके टैक्स भी माफ कर दिए। उन्होंने कहा अगर ये नहीं तो ये भी नहीं। भाई हम अपने बाशिंदों को जो है इतना क्यों परेशान करें? बाहर के लोग फायदा ले रहे हैं, इनको क्यों ना दें फायदा? ठीक है, क्यों? इसका फायदा ये होना था ताकि उनको नुकसान हो। क्यों? क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ जाना था, उधर से भी उन्होंने भी कुछ नहीं देना था, इन्होंने भी कुछ नहीं देना था। कंपटीशन बढ़ गया तो कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ इनको नुकसान होना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तब ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखें सर पे आ गई, उन्होंने आंखें दिखाई मीर कासिम को, हम ही तुम्हें नवाब बनाए और हम ही को आंखें दिखाओगे। ये बात तो काबिल कबूल नहीं है। ठीक है, ये बात तो काबिल कबूल नहीं है। तो उन्होंने मीर कासिम को ये वार्निंग दे दी कि या तो ये चीजें हटा दो या फिर अपने मरने की तैयारी कर लो। अब मीर कासिम जो है वो भागा भागा गया अवध के नवाब सुजाउद्दीन दौला के पास। किसके पास गया? अवध के नवाब सुजाउद्दीन दौला के पास। और उसे जाके कहा कि भाई मैं निहत्था हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे ईस्ट इंडिया कंपनी से जान छुड़वाओ, मेरी मदद करो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से मेरी जान छुड़वा के मेरी हेल्प आउट करो आप। तो अवध के नवाब ने कहा हाँ हाँ आओ भाई, आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो अवध का नवाब जो कि सजाउद्दीन था, अब ये बातें जो है इनके दरमियान चल रही थी, तो यही जो खबर थी वो मुगलिया सल्तनत के बादशाह शाह आलम टू के पास पहुंच गई। शाह आलम टू ने कहा भाई आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का फैसला कर रहे हो, मुझे भी साथ मिला। ठीक है, तो अब जो है 3 फौजें मिलकर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रही थी। 10 10 10। सर अमन के नवाब शुजाउद्दीन के पास गया था। अवध, अवध, AWAD, अवध, 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 हाँ जी। अवध। और
एक अवध के नवाब के पास गया और तीसरी कौन सी थी? दूसरा था 3 लोग थे। क्या पूछ रहे हो? सर आपने कहा ना 3 फौजें मिली, एक अवध के नवाब मतलब साथ मिले और दूसरे 2 लोग दूसरा था मीर कासिम। और एक और थे। मुगलिया सल्तनत का तीसरा था शाह शाह आलम। शाह आलम। जी शाह आलम टू। ठीक है। अब जी अवध के नवाब के पास 10,000 फौज थी। ठीक है। मीर कासिम के पास 10,000 फौज थी। शाह आलम के पास 20,000 थे। कितने हो गए? शाह आलम के पास 40,000। 40,000 हो गए। 40,000 हो गए। अब 40,000 का लश्कर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच गया। अब यहां पर बात आती है रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अपनी इंग्लैंड में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो अपने 10,000 सिपाही लेकर बैटल में उतर आए। और ये बैटल तकरीबन 4.5 पौने 5 घंटे चली। ठीक है। 4.5 से पौने 5 घंटे चली। इस बीच जो मीर कासिम था, ठीक है, वो बीच में से गायब हो गया। मीर कासिम बीच में से गायब हो गया। ठीक है। मीर कासिम डिसअपियर्ड, गायब हो गया। और अवध के नवाब और शाह आलम टू को सरेंडर करना पड़ा। अवध के नवाब और शाह आलम टू को सरेंडर करना पड़ा। तब सर वो उसने गद्दारी की। हाँ, उसने गद्दारी की मतलब वो अंदर से भाग क्यों गया? वो भाग गया, डर के भाग गया ना कि मुझे कुछ नहीं मिलना भाई, और ये वो वगैरह वगैरह। ठीक है। जी वो डर के भाग गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन दिस बैटल। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जंग आसानी से 10,000 फौजियों से जीत ली। ठीक है। जी तो अब जो है 1765 में क्या हुआ, यहां तक जो है बैटल ऑफ बक्सर थी। 1764 की बैटल ऑफ बक्सर थी। ठीक है। अब 1765 में क्या हुआ, 1765 में जानवर के नाम क्या बताया आपने? किसका? बैटल ऑफ समझ नहीं आ रही। ये सर जो आपने बक्सर बताया। बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये बैटल ऑफ बक्सर का ही स्टार्टअप पढ़ रहे हैं। शुरू से लेकर अब तक जितना हमने पढ़ लिया ये बैटल ऑफ बक्सर ही थी। समझ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। अच्छा। तो अब जो है 1765 में 1765 में रॉबर्ट क्लाइव जो है वो अपने मुल्क से वापस आ गया। ठीक है। उसने आते ही शाह आलम टू को और अवध के नवाब को ये पैगाम भिजवाया कि भाई आप लोग इलाहाबाद आ जाओ। इलाहाबाद इलाहाबाद आ जाओ। ठीक है। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने दोबारा शाह आलम को और अवध के नवाब को रॉबर्ट पैगाम क्लाइव ने पहुंचाया 2 बंदों को, कि शाह आप लोग आलम टू और अवध के नवाब को, और अवध के नवाब को समझ आ रही है? पैगाम पहुंचाया कि आप लोग जी पैगाम पहुंचाया कि आप लोग वापस आ जाएं। वापस नहीं आ जाओ, आप लोग जो है वो इलाहाबाद आ जाओ, हम लोग एक टेरिटरी साइन करेंगे। जी
हम लोग एक ट्रीटी साइन करेंगे जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी कहते हैं। उस ट्रीटी में हम लोग ये साइन उस जब आप लोग जब आओगे तो हम लोग आप लोगों के साथ ट्रीटी साइन करेंगे। तो शाह आलम टू और अवध का नवाब जो है वहां पे चले गए। अब जो है रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम टू सॉरी अवध के नवाब से बात की। उसने कहा हाँ भाई अब मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें तुम्हारा अवध जो है वो वापस कर दूंगा। अवध के नवाब को कहा मैं तुम्हारा अवध जो है वो तुम्हें वापस कर दूंगा। समझ आ रही है? जी। यस सर। अवध का नवाब को बोला कि तुम्हारा अवध जो है तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन इसके बरक्स मुझे तुमसे दो इलाके चाहिए, एक कोरे और दूसरा इलाहाबाद। तुम्हारे अवध तुम्हें वापस मिल जाएंगे, लेकिन कोरे और इलाहाबाद ये तुम्हें मुझे दे देने चाहिए। तुम मुझे दोगे तो टेरिटरी साइन होगी, ट्रीटी साइन होगी। उसके बाद मेरी यहाँ पर जो बैटल ऑफ बक्सर हुई है उसकी वजह से हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया है। तो आप लोगों को हमें 50 लाख कैश भी देना होगा। ठीक है? अवध के नवाब को ये बात सर सर 50 लाख कैश और 1 इलाका इलाहाबाद था और दूसरा कौन सा था? कोरे और और कोरे ये दोनों एरिया जो है हम मुझे दे दो और 50 लाख कैश दे दो। और तीसरी बात उसने ये कही कि अब तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, आर्मी शार्मी रखने की जरूरत नहीं है। आर्मी तुम्हें हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? प्रोटेक्शन हम देंगे, प्रोटेक्शन तुम्हें हम देंगे, लेकिन वो प्रोटेक्शन उसके बरक्स हमें कुछ पैसा दोगे तो हम प्रोटेक्शन देंगे। पैसा लाओ प्रोटेक्शन ले जाओ, हम तुम्हें सिपाही देंगे। ठीक है? अब बारी आती है जी वो 50 लाख हाँ सर, वो जो 50 लाख उन्होंने लिया था वो मतलब सोल्जर्स के बदले इवज उन्होंने कहा था कि आपको हम मिलिट्री प्रोवाइड करेंगे, आप इतना 50 लाख पैसे जो दे तब दिया था, 50 लाख इसलिए दिया था कि वो जो है वो हमारा बैटल ऑफ बक्सर में काफी नुकसान हुआ है तो हमें पैसे दो। और सोल्जर वाली बात तो उन्होंने वैसे की थी। उसके बाद दूसरी और बारी वो उन्होंने और दूसरी बात जी। पे आती है शाह आलम टू की बात। जी जी सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है सर, वो माइक प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, वो अभी ठीक की है। अच्छा अच्छा, तो दूसरी बारी हम दूसरी बात करते हैं शाह आलम टू की। अब शाह आलम टू बेचारा एक जगह पे बैठा हुआ है, वो सोच रहा है मुझसे क्या मांगेंगे ये। अब शाह आलम टू से उसने जो है रॉबर्ट क्लाइव ने बात की। हाँ भाई आलम साहब, अब आप क्या करोगे, क्या करोगे आप, कहाँ रहेंगे आप? तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, जो इलाके कोरे और इलाहाबाद अवध के नवाब से लिए थे उससे जो है वो शाह आलम टू को दे दिया। उसे कहा कि आप जो है इसमें रहें, ये आपके एरिया है कोरे और इलाहाबाद, ये आपको दे दिए मैंने, बट इसके बदले में आपको भी हमें कुछ देना पड़ेगा, इसके बदले आपको भी हमें कुछ देना पड़ेगा। ठीक है? आप बस सर क्या रॉबर्ट क्लाइव ने दिए हैं शाह आलम को? शाह आलम को रॉबर्ट उसने क्लाइव ने दिए हैं शाह आलम को? हाँ जी हाँ जी हाँ जी और इलाहाबाद उसने रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम को दे दिया और बदले में उसने डिमांड की उससे। बदले में उससे डिमांड की कि शाह आलम भाई अब आप जो है बदले में इतना काम करो कि हमें दीवानी राइट्स दे दो, बंगाल बिहार और उड़ीसा के, बंगाल बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स दे दो। ठीक हो गया? दीवानी राइट्स का मतलब ये होता है
कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जितनी भी टैक्स कलेक्शन होगी, जितना भी माल जमा होगा, वो सारा जो है वो उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का हक होगा। अब वो टैक्स वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। कमाल है कि जो कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर इंडिया में दाखिल हुई थी, अब वो टैक्स भी वसूल करने लग गई। अब वो टैक्स भी वसूल करने लग गई। तो ये था जी, बैटल ऑफ प्लासी की वजह से उन्होंने जो है वो ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिकल पावर बनी, और पॉलिटिकल पावर बनने के बाद उन्होंने टैक्स भी वसूल करने शुरू कर दिए और इंडिया पर अपना जो है वो लड़ाई जमानी शुरू कर दी। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? जी। किसी और बच्चे इनके को? क्या देने हैं सर? जी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्या देने हैं? दीवानी राइट्स, ये नीचे लिखा हुआ है मैंने। दिवाली राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जितने भी टैक्स कलेक्शन होगी, जितना भी यहाँ पे लोग ट्रेडिंग करेंगे, लोकल ट्रेडर्स हैं, इधर उधर के जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो जितने भी ट्रेडिंग करेंगे, वो सारी जो जितनी भी उनको टैक्स की कलेक्शन होगी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करेंगे। ठीक है? जी। तो सर ये जी, शाह आलम कहीं का नवाब नहीं था? शाह आलम मुगलिया सल्तनत का बादशाह था। मुगलिया सल्तनत एक और मुगलिया डायनेस्टी सल्तनत। थी। मुगलिया सल्तनत, मुगलिया सल्तनत का बादशाह था, और सर बंगाल जो मुगलों है, ने सर मुगलों ने सुस्ती की वजह से मार ही खाई है, और मार ही खाई अंग्रेजों है। ने मेहनत कर फिर छीन लिया सारा कुछ, सारा अंग्रेजों ने कुछ ही। मेहनत करके। दिमाग होना चाहिए ना बंदे में। क्लियर हुआ आपको? सर ज़ाहिर मुगलों क्लियर है। सर मुगलिया खानदान में भी दिमाग है, मेरी अम्मी होने से। अब बाकी सबको क्लियर है? जी सर। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद वीडियोस के लिए जॉब्स अपडेट विद रहमान को सब्सक्राइब करें। नई जॉब्स की तैयारी और अपडेट के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।